आप देख रहे हैं कल का बाजार और बाजार की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। इस हफ्ते की शुरुआत भी बाजार ने कमजोरी के साथ की। निफ्टी 11,200 के नीचे फिसल गया, यानी क्लोजिंग करीब 2.5 महीने के निचले स्तर पर हुई है। ऑटो और मेटल शेयरों पर बिकवाली का दबाव सबसे ज्यादा रहा। आज ऑटो इंडेक्स 3.5% फिसल कर 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है। दरअसल रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ने और स्क्रैपेज पॉलिसी से ऑटो सेक्टर निराश हुआ है। वहीं मेटल सेक्टर में वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील में आज 2 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों ने भी बिकवाली का दबाव बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी लाल निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन निचले स्तरों से हल्का रिकवर होकर। हालांकि आईटी शेयरों में आज खरीदारी का मूड दिखा। टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस आधा से 1% की मजबूती के साथ बंद हुए। लगातार एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। जुलाई सीरीज में लगभग 15,000 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में की है। लेकिन आज के सेशन में क्या ये बिकवाली कंटिन्यू हुई है या फिर थोड़ी राहत है? राहत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 704 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। डीआईज हालांकि लगातार बाइंग कर रहे हैं और 1351 करोड़ की बाइंग डीआईज की ओर से आज के बाजार में हुई है। लेकिन अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं, कल के अहम रिजल्ट्स कौन से हैं, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ हैं। आशीष, बताइए। देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल का सेशन, और दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पर। डोमेस्टिक फ्रंट पे इसीलिए क्योंकि ढेरों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं कल। 3 निफ्टी की कंपनी, जिसमें एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेगा। इसके अलावा वायदा में बैंक ऑफ इंडिया, छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, डिश टीवी, एनएमडीसी, ब्राह्मण एंटरप्राइजेज, ये तमाम वो कंपनीज हैं जिनके कल रिजल्ट्स आने हैं। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट में ध्यान रखें, सेंट्रल बैंक के एक्शंस पे फोकस होगा। तो कल बैंक ऑफ जापान की क्रेडिट पॉलिसी है। हालांकि जब जून में बैठक हुई थी, इससे पहले तो दरों में कोई बदलाव नहीं करा गया था, लेकिन गवर्नर साहब ने तब कहा था कि दुनिया भर के हालात देखते हुए कोई भी जरूरी कदम अगर उठाना पड़ा तो उसे उठाएंगे। तो ऐसे में उनकी तरफ से कोई स्टेप लिया जाता है या नहीं, कल उस पर बाजार फोकस करेगा। न सिर्फ बैंक ऑफ जापान बल्कि अमेरिका का जो एफओएमसी है, उसकी भी 2 दिनों की बैठक की कल शुरुआत होगी। हालांकि आउटकम वेडनेसडे देर शाम आएगा हमारे समय अनुसार, लेकिन 1/4% के आसपास की कटौती बाजार डिस्काउंट कर रहा है। और साथ साथ कमेंट्री बेहद इंपॉर्टेंट होगी कि क्या सिर्फ एक रेट कट आना है या यहां से और सब्सिक्वेंट रेट कट्स एक्सपेक्ट करे बाजार। यही नहीं, ना सिर्फ सेंट्रल बैंक के एक्शंस, ध्यान रखें यूएस चाइना की जो टैरिफ और ट्रेड वॉर पे जो वार्तालाप चल रही है, अब तक 2 टेलीफोनिक इंटरेक्शंस हुए थे और कल से फेस टू फेस इंटरेक्शंस की शुरुआत होगी। यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी चाइना पहुंच चुके हैं और कल शंघाई में वो बातचीत रिज्यूम होती हुई नजर आएगी। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल का। शुक्रिया आशीष। कल का दिन डेफिनेटली अहम रहेगा, अमेरिका से जो ट्रिगर्स मिलेंगे उनके हिसाब से भी और नतीजों के हिसाब से भी। चलिए अब एक्सपर्ट को करते हैं शामिल। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग जी, गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक मार्केट्स पर ही दीजिए। अभी हमने डीलिंग चेक किया था शुक्रवार को, वहां से तो व्यूज ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि 11,000 भी निफ्टी जा सकता है और 11,000 टूटा तो फिर 10,600, 10,700 की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। आपका सेंस क्या कहता है? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो लगातार हफ्ते 10 दिन से बाजार में नीचे के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं, और जो हम उम्मीद बना करके बैठे थे एक स्तर करीबन 11,400, 11,500 का, जिसको नहीं तोड़ा था पहले, उसको भी निर्णायक तरीके से तोड़ दिया शुक्रवार को। और आज हमने 11,150, 11,160 जा करके थोड़ा बहुत संभले और फिर ऊपर की तरफ आकर के हमने बाजार बंद दिया। तो चौतरफा निराशा का माहौल है, लेकिन हम मानते हैं कि इस निराशा में आशा की उम्मीद लेकर की चलनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ये जो गिरावट है, ये शायद कारोबारियों को या फिर छोटी या मध्यम अवधि के नजरिए से जो सौदा लिखते हैं बाजार में, उनको ज्यादा कठिनाई होनी चाहिए। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है अच्छे चुनिंदा अच्छे क्षेत्र में निवेश करने के लिए। तो हो सकता है हम लुढ़क सकते हैं, लेकिन ज्यादा और लुढ़के उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। और खास करके मेरी जो नजर रहेगी एकदम नजदीक के स्तर पर दीपाली जी, वो है 11,150। अगर और निर्णायक तरीके से हमने तोड़ दिया क्लोजिंग बेसिस पर, तो आप जो बोल रहे हैं वो संभव है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की यहाँ पर इनडायरेक्टली गौरांग जी बात कर रहे हैं कि गिरावट जरूर है, लेकिन यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी का मौका देखिए। खरीदारी आपको कहाँ करनी है वो आगे उनसे
पूछेंगे वैल्यू पिक में। लेकिन क्विकली ये बताइए, ऑटो स्टॉक्स में तो बहुत पेन देखा जा रहा है, मूड बिगड़े हुए हैं, सेंटिमेंट्स काफी खराब हैं। अब इस गिरावट को एक अच्छे नजरिए से देखें तो अच्छी बात ये भी है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे भाव पर मिल रहे हैं, जो कि पिछले 4 साल 5 साल के लोस पर आ चुके हैं। खरीदना है अभी कोई ऑटो स्टॉक या फिर रुकना है अभी? और देखिए, पूरी ताकत लगा करके कविता खरीदारी की तो कवायद हम कभी करते नहीं है और ना ही करेंगे। लेकिन हाँ, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ये करेक्शन ऑटो सेक्टर में अच्छी कंपनियों में निवेश का एक बहुत बड़ा मौका है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मारुति, M&M, एस्कॉर्ट्स, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, आइशर मोटर और आखिरकार एक सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक टाटा मोटर्स। लेकिन ये जो मैं कवायद कर रहा हूँ कविता जी, दीपाली जी, बेग योर पार्डन, ये हम बात कर रहे हैं कम से कम 2 या 2.5 साल के नजरिए से, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जितना भी खबरें सरकार की तरफ से आई है, चाहे फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स को लेकर के हो, माइग्रेशन ऑफ BS4 टू BS6, NBFCs फाइनेंस नहीं कर सकती व्हीकल्स को, और आखिर में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का कारोबार, तो इस सब को लेकर के मुझे लग रहा है कि समय लगेगा, लेकिन ये उभर करके फिर से खड़े नहीं होंगे, मैं ये नहीं मानता। बिल्कुल ऐसा लगता भी नहीं है। डेफिनेटली रिकवरी तो बनेगी, शायद थोड़ा समय जा रहा है। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले गौरांग जी क्विकली राय अपनी एक्सिस बैंक पर और दे दीजिए। कल नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं रिटेल ग्रोथ को लेकर स्पेशली, और स्टॉक अपने 760 765 के लेवल से गिरकर अब 714 715 पर आ गया है, तो भाव से भी अच्छा लग रहा है, लेकिन करना क्या चाहिए? खरीदारी करनी चाहिए। बेशक एक दिग्गज निजी बैंक होने के कारण एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है। और दीपाली, अगर आप 2 साल पहले इसका भाव देखें तो करीबन 400 रुपए के आसपास हुआ करता, वहां से ये करीबन 2 गुना हो चुका था, 800 के ऊपर भी जा करके ये लुढ़का है नीचे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जब नतीजे आएंगे तो एक री रेटिंग की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, नंबर्स के बाद री रेट हो सकता है ये स्टॉक, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। चलिए अब आपके सवाल करते हैं शो में शामिल, और यहाँ से सीधे रुक करते हैं स्टॉक फटाफट का। विनोद थापा है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। विनोद जी गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। बताइए क्या क्वेश्चन है सर आपका? मैम, मैंने एक्चुअली बाई किया था टाटा DVR के 81.5 में 100 शेयर। टाटा तो ये मोटर्स मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो इसमें मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। गौरांग जी बताइए क्या करें? 81 के भाव की खरीदे टाटा मोटर्स DVR में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, निकल भी सकते हैं अपना लॉस बुक करके, सजेशन क्या होगा आपका? तो आखिरकार में मैंने टाटा मोटर का भी जिक्र किया था जब हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे थे, और हम एक सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चल रहे हैं दीपाली। लेकिन तकलीफ ये है कि एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में एक सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है। हमारी खरीदारी की राय है, और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं इनको राय दूंगा कि थोड़ी बहुत संख्या में और जोड़े। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि टाटा मोटर्स DVR निर्भर है टाटा मोटर्स शेयर्स के भाव के ऊपर, और वो एक अंडरलाइन सिक्योरिटी है, और मुझे उम्मीद है कि JLR और स्थानीय कारोबार में सुधार देखने मिलेगा। तो अगर 2-2.5 साल का नजरिया और निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर एवरेज भी कर सकते हैं। होल्ड कीजिए लंबी अवधि के लिए, और एवरेज भी कर सकते हैं इस लेवल पर। सुभाष शाह हैं हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से। सुभाष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। बताइए सर क्या सवाल है आपका? मेरे पास RBL का 77 शेयर्स है, परचेज प्राइस है 690। 690 आपका परचेजिंग प्राइस है, ऊपर के भाव की बाइंग है आपकी, और स्टॉक अपने रिजल्ट से पहले और रिजल्ट्स के बाद काफी लुढ़क गया, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। आप अपना नजरिया बताइए, लंबी अवधि के निवेशक हैं या फिर छोटी अवधि के लिए रखेंगे? ऐसे देखो तो 1-1.5 साल तक का प्लानिंग था। अच्छा, क्या कि वो आपसे गाइडेंस लेने का था। बताइए गौरांग जी क्या करें? नंबर्स से पहले इनफैक्ट इस स्टॉक ने गिरना शुरू कर दिया था, और नंबर्स आने के बाद भी स्टॉक की काफी पिटाई हुई। स्टॉक अब करें क्या? ये 1-1.5 साल रख सकते हैं वैसे, बट सजेशन क्या होगा आपका? मैं इनको राय दूंगा 1.5 साल का नजरिया रखें, और हो सके तो उसको और बढ़ाएं। और दीपाली, ये एक हाल ही में लिस्ट हुई बैंक है, और जब जो लिस्टिंग के बाद इसका रुझान था बहुत ही शानदार ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे, और नतीजों में मुझे तो ऐसा कुछ गड़बड़ी वाला दिखा नहीं, और उल्टा हमें लग रहा है कि ये एक ऐसी बैंक है जो शायद और उभर सकती है। खाली एक ही दिक्कत है इनके ब्रांच नेटवर्क को लेकर के, जो कि मैनेजमेंट ने बताया था कि वो आगे जा करके बढ़ाएंगे। लेकिन मैं एक एवरेज की भी इनको राय दूंगा, क्योंकि जिस स्तर पर इन्होंने निवेश किया है उससे काफी नीचे आया है। हो सकता है तो थोड़ी बहुत संख्या और जोड़ ले इस स्तर पर।
एवरेज करने की सलाह है, लंबी अवधि के लिए आप होल्ड रखिए। 1.5 साल का नजरिया है, उतने नजरिए के साथ बने रहिए। गणेश है हमारे साथ फोनलाइन पर पुणे से। गणेश जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए सर, क्या क्वेश्चन है आपका? 500 शेयर से 9.85 से। कौन सा स्टॉक है आपके पास? आइडिया। आइडिया 9 रुपए 85 पैसे पर आपने खरीदा 50 स्टॉक। राइट, तो क्या रखूं या होल्ड करूं, क्या कैसा करना है, कोई सजेशन चाहिए। गौरांग जी बताइए, रिकॉर्ड लोस पर ट्रेड कर रहा है आइडिया। अच्छी बात यह है कि इनके पास क्वांटिटी कम है। तो दीपाली जी, ये भी एक टेलीकॉम सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ स्टॉक और सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर। जब 30-32 रुपए का भाव था शेयर का, तो 12.5 रुपए में राइट्स इश्यू लेकर के आए। राइट्स इश्यू से करीबन आधा हो चुका है ये स्टॉक। तो मैं इनको राय दूंगा कि ऐसे स्टॉक में से पहले तो दूर रहें, और खास करके नतीजों को लेकर के निराशा बढ़ी है। सब्सक्राइबर बेस जो है उनका बहुत ही बड़ी तरीके से गायब हो चुका है। टेलीकॉम सेक्टर मेरे ख्याल से एक सेक्टर ऐसा है जो 2 या 3 साल के नजरिए पे भी मुझे नहीं लगता, सिवाय एक शेयर के जिसमें रिलायंस जियो का कारोबार है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस और शायद कुछ हद तक भारतीय एयरटेल। हो सके तो परिवर्तन कर ले आप। ठीक है, एग्जिट कीजिए आप इस स्टॉक से। अगर आपको इस क्षेत्र में रहना है तो भारतीय एयरटेल या फिर रिलायंस को आप देख सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुंबई से पवन मारू हैं। पवन जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा गेल इंडिया 300 शेयर गेल है आपके पास? ठीक है, और होल्ड करना है या? आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? 268। 268, यानी आपके एडजस्टमेंट से पहले की बाइंग होगी फॉर श्योर। बताइए गौरांग जी, क्या करना है इनको इस स्टॉक में, गेल में? इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 298 का है, 131 की क्लोजिंग हुई है। अब क्या करना चाहिए इस शेयर में? मेरे ख्याल से इसमें बोनस था दीपाली, अगर मेरी याद हाँ है। एग्जैक्टली, मैं वही चेक कर रही थी, बोनस या कुछ डिविडेंड समथिंग था जिसका एडजस्टमेंट हुआ है स्टॉक में ऑलरेडी। आई थिंक एक पे एक बोनस था, अगर मेरी याददाश्त सही है। तो अगर ये गणित लगाते तो इनके पास शेयर की संख्या बढ़ गई होगी और उसी लिहाज से उनका प्राइस भी उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये परिस्थिति है तो मैं इनको एक राय दूंगा, उछाल में बेचे, और परिवर्तन के रूप में अगर कहीं पर निवेश करना है तो पिछले हफ्ते शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए थे, वो चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट हुआ था मई में, जिसका एडजस्टमेंट अभी जुलाई में ही हुआ है गेल में। लेकिन सजेशन आपके लिए है कि आप एग्जिट कीजिए, और एक्सपोजर लेने है तो आईसीआईसीआई बैंक आप खरीद सकते हैं। सैयद हैं अलीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर। सैयद जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है? जी गुड इवनिंग मैम। अशोक लेलैंड है मेरे पास 81.2, 2000 शेयर है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एक है आइडिया। मीडियम टर्म के हिसाब से मतलब साल भर रख सकते हैं, 6 महीने का? हाँ, 1 से 2 साल। 2 साल करीब। गौरांग जी, इनफैक्ट अब तो ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स जो इन निवेशक होल्ड करते हैं उनको कम से कम 2 साल का नजरिया लेकर तो बैठना चाहिए आराम से। क्या सजेशन होगा आपका इनके लिए भी? मैं उसी लिहाज से, जब शुरुआत ऑटो सेक्टर में डिस्कस की हमने और जो रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर के आपने मुझे सवाल पूछा, तो मैंने यही बताया कि कम से कम 2-2.5 साल का नजरिया आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी दिक्कत है उनको दूर होने के लिए समय लगेगा। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनी है, ज्यादातर ट्रकें बनाती थी, लेकिन अब वो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स बनाती है। और मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से स्क्रैपेज पॉलिसीज भी आई हैं, 15 साल से पुरानी जो कमर्शियल व्हीकल है उनको स्क्रैप किया जाएगा, ऐसी सब बातें सरकार बता रहे, नीतियां बना रहे। तो लंबी अवधि का 2 साल का नजरिया तो बने रहे। इनके पास 2000 शेयर ऑलरेडी है, करीबन 81 के भाव पे ऊपर, 81 के ऊपर। लेकिन अगर 70 के नीचे आता है तो थोड़े बहुत शेयर अगर जोड़ना चाहे, इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते के 2 साल से ज्यादा का नजरिया रखें। ठीक है, तो ये अशोक लेलैंड पर व्यू है। इनफैक्ट फेसबुक पर भी हमें लगातार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वो सवाल भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। AK पांडे हैं। पांडे जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार। कोल इंडिया और IOC का व्यू जानूंगा मैडम। ठीक है, आपकी बाइंग क्या है कोल इंडिया में? कोल इंडिया की 262 एवरेज ऑन एवरेज। IOC आपका 180 है। हाँ। बताइए गौरांग जी, कोल इंडिया IOC दोनों एवरेज बाइंग है, उसके बावजूद भी दोनों में ये नुकसान में है, और दोनों पर ही आउटलुक ब्रोकरेज हाउसेस का तो काफी कमजोर है। अब करना क्या है इन्हें? नहीं, हमारा आउटलुक काफी मजबूत है, कमजोर बिल्कुल नहीं है। और दोनों सरकारी कंपनियां हैं, और सरकारी कंपनी होने के नाते इनको डिविडेंड भी अच्छा खासा देना पड़ता है सरकार को, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर है ये दोनों ही कंपनियों में और बाकी अन्य PSUs में। कोल इंडिया पर भी बने रहें, लेकिन नजरिया कम से कम
2 ढाई 3 साल का रखना पड़ेगा। इंडियन ऑयल पे भी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे भी हमारी खरीदारी की राय है, तो यहाँ पर भी नजर आपको लंबा रखना पड़ेगा। खाली एक ही अच्छी बात है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो दोनों का ही जो बेंचमार्क है उससे बेहतर है। कांस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, बने रहिए। फेसबुक के जरिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, कुछ क्वेरीज को शामिल करते हैं। विक्की ने एक सवाल भेजा है HDFC लाइफ पर। इनके पास 400 शेयर्स है, 375 इनका परचेजिंग प्राइस है और ये अच्छे मुनाफे में भी हैं क्योंकि स्टॉक अब 485 पर आ चुका है। मुनाफा लेना है या फिर होल्ड करना है गौरांग जी? ये तो निवेशक पर निर्भर करता है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं दीपाली, हम तो ये राय दे सकते हैं कि अच्छी कंपनियों में कहां पर निवेश कर सकते हैं। अगर मुनाफा बांधने की क्षमता इतनी है तो मुनाफा समेट ले, अन्यथा जिस तरीके से इतिहास बताता है किस तरीके से ऐसी सब कंपनियों ने लंबी अवधि के लिए निवेशकों को इजाफा मिला है, तो परिवर्तन कर सके तो करे, आखिरकार इन पर निर्भर है। हमारे पास खरीदारी की राय है दोनों पर। ठीक है। यासिर अराफत ने सवाल भेजा है SBI पर, 100 शेयर्स है 347 के भाव पर। आज कमजोर मार्केट में भी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था ये स्टॉक और इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है, क्या करना चाहिए? दीपाली, कौन सी कंपनी का नाम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ये भी एक बैंक, सरकारी बैंक, सबसे बड़ी बैंक, और हमें तो लग रहा है कि यहाँ पर भी नतीजों के आधार पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिलेगा आपको। अगर आप थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं और थोड़ी पेशेंस रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम 380 से लेकर के 475 तक के लक्ष्यांक मिल सकते हैं। लेकिन अच्छा मुनाफा कमाने के लिए लंबा समय भी आपको निवेशित रहना पड़ेगा। ठीक है, 380 400 पे जा सकता है, समय दीजिए SBI को। पंकज भंडारी ने सवाल भेजा है फेसबुक पर ही, LIC हाउसिंग पर 100 शेयर्स है इनके पास और इनका परचेजिंग प्राइस है 560 रुपए का। क्या करें LIC हाउसिंग में? तो सरकार की नीतियां अनेक हैं इस सेक्टर को, और इस NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बहुत ही सकारात्मक नतीजे लेके आने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह जो भी है, और ये कंपनी अगर आप LIC हाउसिंग देखें तो इनकी पेरेंट बहुत ही सक्षम है और इसी लिहाज से इनको जो फंडिंग मिलती है वो बहुत ही निचले दरों पर मिलती है और उनका मार्जिन अच्छा होता है। नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड करने की सलाह है। राहुल शर्मा हमारे साथ मुंबई से हैं, फोन लाइन पर हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। हाँ, गुड इवनिंग। मैंने बायोकॉन लिया था 262 पे, ये सोचकर कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, एंड मैंने इसे मिड टर्म मतलब 3 से 6 महीने तक के लिए लिया हुआ है, तो मेरा पैसे निकलेंगे कि नहीं, मतलब क्या करना है अभी, क्योंकि मार्केट इज गोइंग डाउन एंड मतलब आपने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई थी सिर्फ रिजल्ट्स के हिसाब से? मैंने रिजल्ट्स के हिसाब से ही बनाई थी, बट अभी मार्केट इतना ज्यादा नीचे जाया जा रहा है एंड लोग कह रहे हैं कि 10,800 पे निफ्टी चल जाएगा एंड रिसेशन आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अब क्या करना चाहिए आगे? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको इन सवालों से और इन व्यू से दूर रहना चाहिए। बायोकॉन नो डाउट अच्छी कंपनी है, हाँ, लेकिन गौरांग जी आप भी सहमत करेंगे कि स्टॉक लगातार अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर छू रहा है। कुछ कंसर्न्स इनके US में जो लॉन्चेस ये कर रहे हैं उसको लेकर बने हैं, कॉम्पिटिटर्स काफी बढ़ गए हैं। अब आप बताइए इनको करना क्या है, होल्ड रखें, समय दें स्टॉक को, या फिर कोई और व्यू है? पहले तो इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार सभी जोखिम के अधीन है, पहली बात। दूसरी बात, जब मार्केट में करेक्शन आता है तो काफी लोग फंड मैनेजर बन जाते हैं दीपाली, और बेफिजूल की बातें भी करने लगते हैं। मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता, मैं इनको हिदायत दूंगा कि ये भी ऐसी सब बातों से दूर है। सुनते हैं तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। बेशक आपने जो जिक्र किया दीपाली कि अच्छी कंपनी, हमारी खरीदारी की राय है, और मलेशिया में इनका ऑपरेशन भी शुरू हुआ है। बायोसिमिलर लॉन्चेस को लेकर के हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छे नतीजे आएंगे। करेक्शन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता, कोई ऐसा स्टॉक नहीं होता जो बाजार के विपरीत खड़ा रहे। सभी स्टॉक सेक्टर्स में करेक्शन आता है, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है बायोकॉन में तो बने रहे। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, होल्ड कीजिए बायोकॉन। आपका पैसा इनफैक्ट आपके बाइंग प्राइस तक तो ये जरूरी पहुंचेगा, उसके ऊपर भी जा सकता है। शाकिर हैं मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। शाकिर, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। साहब, मैंने ये सेल खरीदा हो 50 रुपीज के 120 शेयर। 50 रुपए के भाव पर सेल है आपके पास, 44 पर ये ट्रेड कर रहे हैं। मेटल्स की इनफैक्ट गौरांग जी हालत भी काफी पस्त है, फिर ये कहें US चाइना सेंसिटिव हो गया है अभी ये सेक्टर, क्या करना चाहिए इनको सेल में? देखिए, मेटल पूरा सेक्टर ही US चाइना, स्थानीय मार्केट में थोड़ा दबाव, चुनाव को लेकर के जो सरकार खर्चा करती थी केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो भी सरकारें हैं, उसमें एक धीमापन आ गया था। लेकिन अब निर्णायक तरीके से सब कुछ हो चुका है और हमने एक स्थिर सरकार बहुमत के साथ जो जनादेश दिया है हमने और आपने, वो सरकार बनी है।
और जिस तरीके से भारत निर्माण की बात की है सरकार ने, तो मुझे लग रहा है कि अनेक निर्माण कार्य में सरकार खर्चे करेगी। वहां पर सीमेंट और लोहा, मेटल्स दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके सिवाय आप एक सक्षम ढांचा नहीं बना सकते हैं। तो हमारी कवरेज तो काफी सारे शेयर्स पर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल है, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ नाल्को। लेकिन दिक्कत यही है कि ये सब लंबी अवधि के निर्माण कार्य हैं और सरकार के तरफ से खर्च करने में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती है कभी कभी। 40 के गिर जाता है, और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़े। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है और खरीद भी सकते हैं। बने रहिए इस निवेश में। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर बात करेंगे निवेश की। गौरांग जी ने शो की शुरुआत में कहा था कि ये मौका है अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करने का। एक अच्छा स्टॉक उनकी ओर से एक ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं कल का बाजार। अब बात करेंगे वैल्यू पिक की। गौरांग जी से पूछ लेते हैं उनका पसंदीदा स्टॉक। बताइए गौरांग जी। दीपाली जी, बैंकिंग क्षेत्र की हमने बात की। अभी जब हम एक्सिस बैंक की बात कर रहे थे, हमने ICICI बैंक में निवेश की कवायद की। RBL बैंक पर एक निवेशक ने सवाल पूछा था, तो इसी से जुड़ा हुआ इसी समय के आसपास एक नई बैंक का IPO आया था, बंधन बैंक। यहाँ पर लिस्टिंग के पश्चात काफी अच्छे रुझान देखने मिले, नतीजों में भी काफी बेहतरीन आंकड़े आए, और जब ये करेक्शन आ रहा है तो यहाँ पर भी करेक्शन देखा, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन नहीं है। और जिस तरीके से ये बैंक्स कुछ क्षेत्रों में मौजूद है, उसका फायदा इनको मिल सकता है। लंबी अवधि के लिए हमने 550 का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीदने की सलाह है। बंधन बैंक 550 के टारगेट्स हैं, 492 मौजूदा भाव है। फिलहाल इतनी क्वेरीज करेंगे शामिल शो में। गौरांग जी, आपकी ओर से कोई डिस्क्लोजर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी। निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, और आप सभी को शुभ रात्रि हमारे तरफ से। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।